हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2022 का, उस पर बात करेंगे। बाल विकास का है और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। मैराथन क्लास, एमसीक्यूज की जो क्लासें हैं वो साथ में जो है पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप देख लेते हैं यही जो मैंने आपको पढ़ा है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूर नहीं है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो फिर बाल विकास का जो सेक्शन है उसकी आप धज्जियाँ उड़ा देंगे, चाहे वो जूनियर लेवल का हो चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो। आप लोग थोड़ा लाइक करिए वीडियो को। जितने भी लोग देखते हैं भाई, आपको लाइक ही तो करना है, लाइक कर दीजिए और देखिए वीडियो कैसा बना हुआ है। नॉलेजफुल है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए हुए। तो ये जो पेपर है हमारा सीटेट का, आपको पता ही है सीटेट का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो उसके संबंध में हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम की सफलता के लिए अगर आप चाहे प्राइमरी लेवल का टेट देने जा रहे हैं, जूनियर लेवल का टेट देने जा रहे हैं, तो अगर आप बाल विकास नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो बाल विकास के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, अच्छे से उसकी व्याख्या पढ़ लीजिए और कुछ भी मत करिएगा। गारंटी देता हूँ 30 में से 30 सही करके आएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, 30 में 30 सही करके आएंगे। केवल आपको करना क्या है, केवल और केवल जो है जितने भी पेपर हुए हैं सन 2011 से लेकर के सन 2024 तक, ठीक है। तो आज का जो हमारा पेपर है ये है 4 जनवरी 2022 का पेपर है। 30 प्रश्न इसमें पढ़ेंगे हम लोग और देखिएगा आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखना है। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा ही। तो यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। देखिए, स्थूल मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, तो बस उसी को ध्यान में रख के आपको इसका जवाब देना है। बताएं, स्थूल कौशल का उदाहरण निम्न में से कौन है। एक पैर पर संतुलन करना, मटर को उंगली से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। तो मैंने आपको बताया है स्थूल माने क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एक पैर पर संतुलन करना। पैर की बात आ रही ना, पैर से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। एक मटर को अंगुलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल से पकड़ना, ये सूक्ष्म कौशल होंगे, ठीक है। कौन से कौशल होंगे, ये सूक्ष्म कौशल होंगे। अगला है विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ना तो वंशानुगत ना ही पर्यावरणीय। तो बताइए जो है इसका कौन सा जवाब सही होगा। यहाँ पर होगा पहला वाला ऑप्शन सही। देखिए, मैंने आपको जब मैराथन क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने एक फार्मूला बताया था, D = H×E। ये फार्मूला जो है वुडवर्थ ने दिया है। किसने दिया है, वुडवर्थ महोदय ने दिया है, ठीक है। और ये कहते हैं विकास जो होता है ये वंशानुक्रम और वातावरण का जो है गुणन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जो है विकासात्मक परिवर्तन का अनूठा जो है संयोजन है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था। बताएं आप लोग, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है ये होता है प्रारंभिक बचपन। क्या होता है, प्रारंभिक बचपन होता है। इसको आप लोग रट लीजिए, ठीक है। क्या करना है, रट लेना है। और शैशवावस्था की आयु जो होती है जन्म से 2 वर्ष की जो है मानी जाती है, ठीक है। और 2 से 12 वर्ष को जो है बांटा गया है 2 भागों में। एक तो बांटा गया है 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था यानी प्रारंभिक बचपन। और 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो है आपकी क्या होगी, ये होगा जो है पूर्व बाल्यावस्था, ये होता है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा
किशोरावस्था की आयु होती है 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है ये किशोरावस्था की होती है। एग्ज़ाम में कभी कभी जो है यहाँ पर पूछ लेता है शैशवावस्था की आयु, तो आप लोग जो है जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है उसे आप टिक करेंगे, आपका जो है उत्तर एकदम सही हो जाएगा। लिखा है शहरों में बच्चों को बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनती जा रही है। तो देखिए, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ये इस प्रकार के प्रश्न करेंगे आप लोग कारण के पहले क्योंकि लगा लेंगे। लिखा है शहरों में, पढ़िएगा देखिएगा, क्योंकि जोड़ करके, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं, क्योंकि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल सही है, इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कारक बताए गए हैं। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बनन सुनिश्चित करना। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक की बात नहीं करते हैं, बाकी आपके तीनों जो हैं बात की जाती है पियाजे महोदय के द्वारा, इसी वजह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। जीववादी सिद्धांत, देखिए किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीववादी दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं पेड़ पौधे, चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थर की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है जीववादी जो सिद्धांत होता है ये किस अवस्था में होता है, बस आपको यही बताना है। मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है वही होता है जीववादी सिद्धांत, और ये पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, और संवेदी गामक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष, मूर्त का 7 से 11 वर्ष और अमूर्त का 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है, या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था पाई जाती है, कही जाती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने आपको बताया था लेव वाइगोस्की भाषा, संस्कृति और सामाजिक फैक्ट्स को काफ़ी महत्व देते हैं। समाज, संस्कृति, भाषा, ठीक है, इनको काफ़ी महत्व देते हैं, इसी वजह से इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, अगला है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंधन करके। देखिए वाइगोस्की जो है ये कहते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी वाइगोस्की जो है ये रूस के निवासी हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये कहते हैं बच्चा जो है समाज में रह करके सीखता है, समाज और संस्कृति से जुड़ करके सीखता है, यानी जिसमें सहयोग की भावना होगी और जिस ऑप्शन में समूह की बात होगी, ठीक है, समूह में सीखने की बात होगी, ठीक है, वही बताते हैं वाइगोस्की महोदय। इसी वजह से इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। देखिए बाल केंद्रित जो कक्षा होती है इसमें बच्चे होते हैं सक्रिय, ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं और उन्हीं के आसपास जो है सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। निष्क्रिय नकलची नहीं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं, यही होता है। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए अग्रसर नहीं, केवल निष्क्रिय होता नहीं, यानी आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अगला है कौन सा विकल्प सही है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। कानून तय है, ये गलत है आपका। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकार के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। सामाजिक अनुबंध किसी क्रिया के भौतिक परिणाम या निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा और बुरा है। इसमें से आपका जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है सही होगा, बाकी आपके सारे गलत हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना।
इसमें क्या होता है, बच्चा सोचता है कि मुझे जो है अच्छा बनना है, तो वो दूसरे को देख करके जो इसमें सीखता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बहुबुद्धि जो है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में किसके पास जो है ऐसी बुद्धि होती है जो वनस्पतियों और जीवों से जुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको बहुत ही बार बताया है, प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है, पेंटर चित्रकला जो बनाता है, चित्रकार। संगीत के पास, संगीतकार के पास। ठीक है, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसके पास होती है, जो दूसरों को अच्छे से समझता है, जैसे नेता, टीचर, अध्यापक। वही मतलब पेरेंट। टीचर अध्यापक तो एक ही हो गया ना, पेरेंट यानी आपके माता पिता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका सिफारिश करती है, बहुभाषावाद, एक भाषा, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषावाद का जो है समर्थन करती है। आपने अगर NEP 2020, RTE एक्ट 2009 और NCF 2005 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 3 भाषा को जो है महत्व देती है। पहली स्थानीय हो जाती है, दूसरी जो है अंग्रेजी और तीसरी जो है आधुनिक भाषा। ठीक है, पहली आपकी होगी स्थानीय यानी मातृभाषा आपकी। ठीक है, दूसरी होगी इंग्लिश, यानी आपको ऐसी भाषा सीखनी है जो जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश सीखनी है, लेकिन अगर आप जो है गैर हिंदी भाषाई क्षेत्र में रहते हैं तो आपको हिंदी सीखनी है। मतलब कोई जो है इसमें जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 3 भाषाएं होती हैं। और तीसरी भाषा होगी आपकी आधुनिक भाषा, कोई भी आधुनिक भाषा। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 बहुभाषा को महत्व देती है। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है लड़के अधिक बुद्धिमान, जोखिम लेने वाले होते हैं, जबकि लड़कियां आज्ञाकारी, ईमानदार होती हैं, व्यवहार उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। और यह किसका उदाहरण है, जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर समानता। भैया जेंडर पक्षपात है ये, जेंडर रूढ़िवादिता। ये देखिए इतनी बार रिपीट होता है, जेंडर रूढ़िवादिता और लिंग जो है कैसी संरचना है, रट लीजिए। जेंडर रूढ़िवादिता जैसे ही दिखा देता है ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। और ठीक है, और क्या, लिंग जो है सामाजिक संरचना है। बस यही आपको करना है, आपका जो है पेपर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है ये। कारण यहाँ पे क्योंकि जोड़ लीजिए, क्योंकि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी देने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल, यानी A भी सही और R भी सही, ये एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। लिखा, कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। ये तो सही है, पॉजिटिव लग रहा है। शिक्षक सीखने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं, ये भी सही होना चाहिए। ठीक है, यानी देखिए ये भी प्लस पॉइंट दे रहा है और ये भी जो है आपका प्लस पॉइंट दे रहा है। निगेटिव पॉइंट कौन देगा, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना नहीं कर सकते हैं हम, इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कई तरीके जैसे सहकर्मी स्वमूल्यांकन का उपयोग, बिल्कुल सही। तो अधिगम के लिए आकलन में जो है क्या होता है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, छात्र जो है सक्रिय रूप से सोचते हैं और शिक्षक सीखने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक और गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी मूल्यांकन और स्वमूल्यांकन का उपयोग भी करते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। अभी मैंने आपको बताया था समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। अभी मैंने पहले बताया था कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सभी को लेकर के काम करना पड़ता है। बाल केंद्रित शिक्षा जो इसमें होती है। लचीला शिक्षा शास्त्र। दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण है, पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य, गतिमान दिव्यांगता नहीं, आत्म केंद्रित। जब आप आत्म केंद्रित होते हैं तो आप जो है बाहर लोगों से जुड़ ही नहीं पाते हैं, सामाजिक संचार आपका हो नहीं पाता, इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन वंचित समूहों
के शिक्षा शास्त्रियों को शामिल करने में मदद करता है? कौन सा? सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। विविधता का महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत परीक्षण। बताएं आप लोग क्या होगा इसमें? तो इसमें होता है विविधता को महत्व देना। विविधता को अगर हम महत्व देंगे तो सुविधा और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को भी शामिल करने में मदद मिलेगी। अगला है सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किनके समावेशन में मदद मिलती है? श्रवण बाधित छात्र सही, दृष्टिबाधित छात्र सही, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र सही, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र बिल्कुल सही, यानी चारों ऑप्शन सही हैं ये। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए इसमें देखना है कौन सा सही है, सही विकल्प है। गुणज से मतलब लिखा है संयोजन रणनीति का सहयोग में, हाँ सही वाला। गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैफल्य लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना गलत है। पठन वैफल्य जो है पढ़ने से जुड़ा हुआ है। श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना, ऑडियो टेप देंगे तो भैया जब सुना ही नहीं दे रहा है तो ऑडियो का क्या मतलब? दृष्टि हानि चित्रों द्वारा नहीं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गुणज वैफल्य होगा। यहाँ पे वैकल्य है, वैफल्य या वैकल्य कुछ भी हो, मतलब यहाँ पे बात किया गया है डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलेटर से जुड़ा हुआ है, गणना से जुड़ा हुआ है, यही आपका सही है, बाकी सब गलत। अगला है प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? करके सीखना, बाकी सब गलत। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम के लिए विद्यालय सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल। अधिगम के लिए विद्यालय है तो विद्यालय जो है ये सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अधिगम जो है मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए मैंने आपको बताया है अधिकतर जो है इस प्रकार के कथन आएंगे तो उसमें 70% क्वेश्चन जो है सही होंगे कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है या आर ए की व्याख्या करता है। कक्षा की गतिविधि को सार्थक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? नेगेटिव पॉइंट आना चाहिए। उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना नहीं। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश, ये भी गलत। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, ये भी गलत। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, यही होगा आपका। अगला है शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलन सही है। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ, ये गलत है। देखिए यहाँ पर बात किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि है जो सकारात्मक योगदान अधिगम प्रक्रिया में नहीं देगी। बाकी तो देंगी, लेकिन परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ जो है ये सीखने में जो है सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। अगर यहाँ पर जो है कठोर रणनीतियाँ होंगी, परीक्षा पास करने के लिए बच्चा जो है तथ्यों को रटेगा, और जब तथ्यों को रटेगा तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा। तो इसी वजह से आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार सही होगा। लिखा है एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर के आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही होंगे और ए आर की व्याख्या करता है। 25 का पहला वाला ऑप्शन सही है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ को जांच करने में मदद करता है? ये होता है अधिसंज्ञान। ठीक है, ये क्या होता है? अधिसंज्ञान होता है। अधिसंज्ञान का तात्पर्य होता है आत्म अभिज्ञता से। अधिसंज्ञान शिक्षार्थियों को यानी छात्रों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने
और उनकी समझ की जांच करने में सहायता करता है। अधिसंज्ञान की अवधारणा जॉन फ्राबेल ने विकसित की थी। ठीक है, बच्चों में भ्रांतियां होना, यानी बच्चों में बच्चों में भ्रांतियां होती हैं क्योंकि उनकी मानसिक परिपक्वता का अभाव होता है। बच्चों में भ्रांतियां होना एक प्राकृतिक है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। यहाँ पर अलगाव रखेगा। अधिगम असहायता समूह जो है, यानी ऐसा समूह जिसको अधिगम में सहायता नहीं दी जा रही है तो वो शैक्षणिक गतिविधियों से दूरी बना लेगा। ठीक है, अगला है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है रुचि के कारण नई भाषा सीखना, नगद इनाम, पुरस्कार, माता पिता की प्रशंसा के लिए पढ़ाई करना। ये तीनों नीचे नहीं होंगे, जो आपके अंदर से आता है वही होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। लिखा है अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? रवैया, प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्ष्य या विद्यालय? बताएं आप लोग। अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक कौन है? विद्यालय है भाई, विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 30 प्रश्न समाप्त हुए और PYQs यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग करते रहिए। गारंटी देता हूँ 30 में 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। जैसे बहुत सारे देखिए, ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कितनी बार पूछा गया है, क्या बताऊँ मैं। जैसे वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? समूह में सीखते हैं, सहयोग से सीखते हैं भाई। भाषा को किसने महत्व दिया है? लय वाइगोस्की ने दिया है। देखिए जीववाद का सिद्धांत कितनी बार पूछा गया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है भाई। वही बता रहा हूँ ना, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है वही पढ़ लें, ज़्यादा टेंशन ना पालें। अगर टेंशन ज़्यादा लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।